स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों पर नजर डालेंगे तो आज कुछ हल्की मुनाफा वसूली साबित होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे सैटरडे का वो छोटा सत्र ज्यादा एक्साइटिंग था। 22,500 के बियॉन्ड हम जब निकले थे, उन लेवल्स को फिर से हमने रिटेस्ट किया है लेकिन टिक नहीं पाए हैं। 20 पॉइंट नीचे शांत आप कह सकते हैं निफ्टी का हाल। निफ्टी बैंक में ज्यादा दबाव है, करीब 100 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान इस समय। और मिड कैप इंडेक्स भी इनफैक्ट साइडवेज ही दिखाई देगा क्योंकि 25 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर गौर करेंगे तो गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी बढ़ने वालों के मुकाबले। अब आप लेकर आइएगा कि इंडेक्स में टॉप कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से हैं। तो आज फिर मेटल कंपनियों का बोलबाला है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे दिग्गज हैं जो सबसे ज्यादा तेजी दिखा रहे हैं। इसके अलावा कोल इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स की तरफ से सहारा, लेकिन जो ड्रैग कर रहा है उसमें दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस जैसे ट्रेड्स हैं। यानी कि एक और सत्र जहां पर निजी बैंकों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ऐसे में हमारे साथ 3 नए जानकार इस हफ्ते जुड़ेंगे, उनसे बातचीत होगी और जानेंगे कि कैसे अप्रोच किया जाए यहाँ से आगे मार्केट्स को। भाग ले रहे हैं कार्यक्रम में इस हफ्ते एंजल वन के समित चौहान, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और साथ ही साथ एसएसजे फाइनेंस के वीरल छेड़ा। आप तीनों का ही स्वागत है। आई थिंक समित कुछ देर में जुड़ेंगे। रूपक बताइए अप्रोच क्या रहेगी क्योंकि वॉलेटिलिटी कायम है इस मार्केट में। हाँ, इलेक्शन के चलते वॉलेटिलिटी कायम रहेगा मेरे ख्याल से अगला कुछ दिनों के लिए। तो बट एक रेंज अगर देखें तो 22,400 का एक सपोर्ट है और 22,600 का रेजिस्टेंस है। इस रेंज के अंदर कुछ दिन निफ्टी टाइम बिता सकता है और बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत वीकनेस है। जब तक 48,200 के नीचे क्लोजिंग देता रहेगा तब तक वीकनेस रहेगा। तो मोर और लेस साइडवेज टू वीकनेस दिख सकता है इंडेक्स में। और मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग हो सकता है। तो मेरा फोकस रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में। ओके, तो मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स मिलते हुए दिखाई देंगे। वीरल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग। जैसे रूपक जी ने कहा कि वॉलेटिलिटी काफी रहेगी इलेक्शंस तक के रिजल्ट्स आने तक के लिए, पर पिछले अगर 3-4 दिन का अगर ट्रेड देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में अगर देखें तो 22,340 और ऊपर में 22,525, ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि आज सेकंड हाफ में यहाँ से थोड़ा अपसाइड मूवमेंट आना चाहिए, जो हिसाब से नीचे में सपोर्ट्स होल्ड रख रहा है, तो लग रहा है कि यहाँ से अप मूव आ सकता है। और मेटल सेक्टर है कि पीएसयू स्टॉक्स है, उसमें मूवमेंट अच्छी खासी हमें देखने मिल सकती है। ओके, तो पीएसयूज पर फोकस रह सकता है और इनफैक्ट ये एक इंटरेस्टिंग पॉकेट रहेगा यहाँ से आगे। आप देखिए आज भी निफ्टी सीपीएसई में ही सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस। क्या समित हमारे साथ जुड़ गए हैं? समित बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस हफ्ते? गुड मॉर्निंग। देखिए इंडेक्स स्पेसिफिक फिलहाल तो हमें कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस है 22,500 से 600 के रेंज में। तो इमीडिएटली तो आपको हमें नहीं लगता कि ये लेवल जैसे सरपास हो। अगर वो सरपास होते तो प्रॉब्ली हम ऑल टाइम हाइस चैलेंज कर सकते हो, फिर 23,000 तक भी हम रुक कंटिन्यू कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए तो लग रहा है कि हमें रेंज बाउंड एक्शन इंडाइसेस में रहेगा। बट थीम स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लास्ट 3-4 दिनों से दिख रहा है, वही हमें लगता है कि आगे जाके कंटिन्यू होगा। तो आपको थीम स्पेसिफिक ज्यादा फोकस करना है और मिड कैप स्टॉक्स पे हमारा फिलहाल तो फोकस रहेगा। ओके, तो मिड कैप स्टॉक्स पर इनका भी फोकस रहेगा। चलिए तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। वीरल बताइए ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? पहला ट्रेड मेरा कोफोर्ज लिमिटेड पे रहेगा। ठीक है, तो हमें नीचे से अच्छी खासी मूवमेंट मिली है और आज उसने अपना 20 डीएमए का भी क्रॉस किया है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, लग रहा है ऐसे अपसाइड मूवमेंट अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो 4650 के स्टॉप लॉस से ये लेवल्स पे बाय करना चाहिए। ऊपर में 5100 का टारगेट्स रहेंगे। 5100 के टारगेट के लिए कोफोर्ज तेजी में ये ट्रेड रहेगा और 4650 का स्टॉप लॉस ये है आपके लिए कोफोर्ज, जिस समय जो करीब 1.1% ऊपर कर रहा है कारोबार। समित, आपका ओपनिंग ट्रेड? यहाँ पे टीसीएनएस क्लोथिंग के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक ने लास्ट 4 से 5 महीनों में एक अच्छा खासा बेस यहाँ पे बिल्ड कर चुका है ऑलरेडी। और आज हम सुबह से एक अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं, वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे हमें लगता है जैसे वीकली चार्ट्स है, यहाँ पे कोई भी मेजर रेजिस्टेंस अभी 550 के पहले दिख नहीं रहा है। तो एटलीस्ट एक मोमेंटम पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि टीसीएनएस क्लोथिंग करंट लेवल पे एक अच्छा बाय बन सकता है, जिसमें आपके स्टॉप लॉस 458 के रहेंगे और एक पोजिशनल टारगेट इसका लगभग 525 का रहना चाहिए।
ओके, तो 525 के लिए आप कह रहे हैं TCNS में एक अपॉर्चुनिटी तेज़ी की बनती दिखाई दे रही है, ये फिलहाल वो आपके लिए ट्रेड रहेगा। TCNS इज आई एम अज्यूमिंग ये निफ्टी 500 वाली लिस्ट का हिस्सा है समित? यस, आई थिंक ये है, चेक करना पड़ेगा। आप चेक कीजिए, क्योंकि मैं जब सर्च मार रही हूँ मुझे दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं होल्ड करती हूँ, आप इसको दोबारा से चेक कीजिए और प्रोड्यूसर साहब आप भी प्लीज चेक कीजिए। रूपक, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगी इरकॉन। रेलवे स्टॉक्स पे पॉजिटिविटी दिख रहा है आज का दिन में, और ये इरकॉन ने जो प्रीवियस जो हाई था, इसका ऑल टाइम जो हाई था, उसके ऑल टाइम हाई को निकाल लिया, और निकालने से पहले 4 महीना कंसोलिडेट किया। 4 to 5 मंथ्स का कंसोलिडेशन था, जो अभी आज ब्रेकआउट आया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखाएगा स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से 330 तक जा सकता है स्टॉक, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म में, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 279 पे। 279 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस, और 330 तक की अपॉर्चुनिटी तेजी में। ये है इरकॉन की बात, बाय साइड का ट्रेड। अच्छा समित, टफ लक, TCNS इस NSE 500 का हिस्सा नहीं है, तो आपको उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक, तो कुछ ट्रेड है? एनबीसीसी स्टॉक एक अच्छे खासे रैली के बाद डिसेंट टाइम वाइज करेक्शन से गुजरा है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि एनबीसीसी में अभी जो उसका जो अपर बाउंड्री है 146 का, वो उसने सरपास किया है, तो यहाँ से ये मूव और एक्सटेंड होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा दिख रही है। तो 156 के एक पोजिशनल टारगेट के लिए एनबीसीसी बाय किया जा सकता है, जिसमें 144 का एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होगा। 144 का स्टॉप लॉस, और NBCC 156 की तरफ बढ़ेगा। और जैसे कुछ देर पहले वीरल कह भी रहे थे कि देखिए PSUs पर जोर दीजिए, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहेगी, और यहाँ पर कुछ बड़ा घटता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके कुछ हिंट्स अलग अलग दरअसल दिखाई भी दिए हैं। वीरल, कोफोर्ज के साथ आपने पारी की शुरुआत की, दूसरा ट्रेड? सेकंड पिक मेरी टाटा स्टील पे रहेगी। देखेंगे तो अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहा है, लग रहा है मूवमेंट अच्छी खासी और देखने मिल सकती है, तो ये लेवल्स पे बाय करेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस 164 का रखेंगे, और ऊपर में टारगेट 195 का रहेगा। 55 का टारगेट रहेगा, तेजी वाला ट्रेड है ये। टाटा स्टील पे एक पोजीशन लेकर चले। रूपक, आप क्या पिक करेंगे? आप? मैं एक्चुअली टाटा स्टील देख रहा था, बट तो ऑलरेडी दे दिया विराल ने, तो मेरा पिक रहेगा SGBN। इस स्टॉक में भी मोमेंटम है, और प्रीवियस जो छोटा स्विंग हाई है उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म में 156 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 137 पे। 156 के लिए तेजी करे, 137 का स्टॉप लॉस। SJVN एक और PSU की इसका जिक्र हो गया है इस मंच पर। समित, आप क्या जोड़ रहे हैं अब? हर्षिता, यहाँ पे APL अपोलो में अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक ने लास्ट 2-3 महीनों का जो कंसोलिडेशन है, वहां से लास्ट वीक ब्रेकआउट दिया था, और ये एज अ डिस्क्लोजर हमने हमारे क्लाइंट्स को स्टॉक ऑफ द वीक करके ये रिकमेंड भी किया हुआ है। तो APL अपोलो में हम थोड़ा एक पोजिशनल टारगेट, एक बड़ा टारगेट के साथ ही हम रहना चाहेंगे, जो 1822 का टारगेट है, और इसमें विद ट्रेडिंग व्यू अगर कोई स्टॉप लॉस रखता है, तो आज के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, जो लगभग 1660 का होगा। सो 1660 के स्टॉप लॉस से APL अपोलो बाय करने की सलाह होगी। 1822 का यहाँ पे टारगेट। 1822 का टारगेट, तेजी वाला ट्रेड, 1660 स्टॉप लॉस, APL अपोलो के वैसे आई थिंक नंबर्स भी डिसेंट ही थे, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, तो ये बाय साइड का ट्रेड। समित, लगे हाथ तीसरा ट्रेड भी देंगे? हुडको के साथ जाना चाहेंगे। रैंक आउट परफॉर्मर रहा है, अगर लास्ट 4 महीनों की हम प्राइस एक्शन देखें तो सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज, और अभी भी देखें तो एज वी स्पीक ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। तो अनचार्टेड टेरिटरी में ये मूव और एक्सटेंड होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये मोमेंटम हमें लगता है इमीडिएटली तो एटलीस्ट 269 तक ये स्टॉक को स्ट्रेच कर सकता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 246 का होना चाहिए, और 269 का यहाँ पे टारगेट। 69 टारगेट और 246 का स्टॉप लॉस। ये है हुडको बाय साइड का ट्रेड समित ने जो दिया है। वीरल, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? थर्ड पिक मेरी अडानी पोर्ट पर रहेगी। काफी दिनों का कंसोलिडेशन आज ब्रेक किया है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं, लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट हमें अच्छी तरह से देखने मिल सकती है, और न्यू हाइज भी बना सकता है।
तो ये लेवल्स पे बाय करेंगे। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 1280 का रखेंगे और ऊपर में 1520 का टारगेट रहेगा। के लिए एक मौका तेजी का अदानी पोर्ट में आता हुआ बाय साइड का ये ट्रेड है। रूपक, आपकी बारी। मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा एनएचपीसी में। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया छोटा टाइम फ्रेम में, और डेली चार्ट में भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का रेडी है। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाएगा और स्टॉक को 117 तक लेके जा सकता है। वेरी शॉर्ट टर्म में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 93 पे। तो 93 पर एक स्टॉप लॉस लगाइए और एनएचपीसी भी एक तेजी वाला ट्रेड। तो एसजेवीएन के साथ अब एनएचपीसी भी तेजी की तरफ यहाँ पकड़ रहे हैं। 117 टारगेट और 93 के आसपास का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स है। अब कौन सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है इन सभी ट्रेड्स में, उसका जायजा लेंगे और ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डिक्सन टेक के नंबर्स पर कंपनी के मैनेजमेंट से भी होगी बातचीत। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। फोकस अब डेल्टा कॉर्प के मैनेजमेंट पर करेंगे। नतीजे बेग योर पार्डन, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉर्प का मैं शेयर देख रही थी तो वही मुंह से निकल गया। लेकिन डिक्सन टेक के नंबर्स आपको याद होगा पिछले हफ्ते आए थे और इस बारी हमने एक बार फिर देखा है कि ईएमएस सेगमेंट और मोबाइल सेगमेंट में एक अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। अब FY25 के लिए किस विजन के साथ कंपनी फोकस कर रही है, ये सेगमेंट्स इनके लिए क्या रिटर्न रेशियोज उभर कर लाएंगे, इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ इस समय नतीजों पर और डिटेल देने के लिए कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सौरभ गुप्ता जुड़ गए। गुप्ता साहब, स्वागत है। मैं देख रही थी Q4 में जो रेवेन्यू ग्रोथ आई है वो लार्जली मोबाइल और ईएमएस सेगमेंट के बेसिस पर ही आई है और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो FY25 में क्या विजिबिलिटी है इन दोनों सेगमेंट्स की? क्या ये रन रेट और बेहतर आप कर पाएंगे? या डेफिनेटली हमें लगता है कि मोबाइल हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्रिगर फॉर ग्रोथ है और हमें लगता है कि मोबाइल में हम लोग जो हमने लास्ट कुछ 3-4 महीने में कस्टमर एडिशन करे हैं और हम लोग और भी आने वाले महीनों में कुछ नए कस्टमर एडिशंस करेंगे और मोबाइल की ओवरऑल अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू अदर वर्टिकल सबसे बड़ी है। तो हमारा मोबाइल का इस साल का ग्रोथ काफ़ी बड़ा होगा एंड मोबाइल ऑलमोस्ट 60-65% ऑफ रेवेन्यू इस साल भी कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो रफली किस तरह के वॉल्यूम्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोबाइल सेगमेंट में? सो लास्ट ईयर हमने 7 मिलियन स्मार्टफोन्स किए थे एंड ऑलमोस्ट 38 मिलियन फीचर फोन्स किए थे। मेरे माय सेंस इज कि स्मार्टफोन की वॉल्यूम हमारी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो सकती है, ओके, अराउंड 28-29 मिलियन के आसपास एंड फीचर फोन की वॉल्यूम्स ब्रॉडली इसी लेवल पे रहेगी। ओके, तो डिस्पाइट दिस ग्रोथ एक चीज है वो मार्जिन्स में ग्रोथ नहीं आ रही है। इज इट प्राइमरीली क्योंकि मार्जिन्स मोबाइल साइड पर कम है? एनी स्कोप ऑफ देम पिकिंग अप? देखिए, एक तो वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मोबाइल हमारा रिलेटिवली लो ग्रॉस मार्जिन लो EBITDA मार्जिन बिजनेस है और अगर उसका सेल्स मिक्स में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है तो थोड़ा मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है। बट आपको मोर देन द मार्जिन और आपको और हमारे इन्वेस्टर्स को मोर देन द मार्जिन एब्सोल्यूट ग्रोथ देखनी चाहिए और उसी प्रोफाइल इंप्रूवमेंट देखना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि मार्जिन का प्रोफाइल भी हमारा बढ़ेगा क्योंकि जब मोबाइल का बिजनेस इतना 4 गुना बढ़ेगा तो वहाँ पे भी ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स आएंगे। हम वहाँ पे भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिस्प्ले मॉड्यूल में आ रहे हैं एंड बाकी बिजनेसेस में भी जहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज अभी तक किक इन नहीं हुआ वहाँ पे अभी ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होगा। सो मार्जिन प्रोफाइल भी आपको डेफिनेटली इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखेगा। बट मेजर रीजन ये है कि सेल्स मिक्स मोबाइल की तरफ है जो कि रिलेटिवली लोअर मार्जिन बिजनेस है। जी हाँ, इसीलिए वो थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। अच्छा, फिर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी EMS साइड अगर वो ब्रेक डाउन दे सके, विल द EMS साइड ऑफ द बिजनेस हेल्प यू एड एनी ऑफ द मार्जिन्स? क्योंकि आपके जो लास्ट Q4 FY23 में थे तब हमने वो 5% के मार्जिन्स देखे थे। क्या उस ट्रैजेक्टरी की तरफ जाने की कोई संभावना है या नहीं इस नए वित्त वर्ष में? नहीं, 5% देखिए वो एक एबरेशन था। अगर आप लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल देखिए तो हमारा मार्जिन नॉर्मली इसी रेंज में रहता है 4.2 3.9%, तो एक रेंज बाउंड रहता है। वो एक एबरेशन था लास्ट में, तो हमें लगता है वही मार्जिन प्रोफाइल सब 4% या 4 से थोड़ा सा ज्यादा के आसपास इस साल रह सकता है। ओके,
मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी लाइटिंग सेगमेंट भी थोड़ा सा ड्रैग कर रहा था, वहां पर कुछ डिमांड पिकअप के आसार दिखने लगे हैं या नहीं सौरभ? सी लाइटिंग का वर्ड्स हमारे वर्ड्स इज नाउ बिल्कुल बिहाइंड अस, वी आर गेटिंग इनटू न्यू कैटेगरीज। हम लोग प्रोफेशनल लाइट्स में आ रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स में आ रहे हैं, हम अपने सीलिंग की कैपेसिटीज एक्सपैंड कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट्स के आरएफक्यू पे काम कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है अनदर 2 क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है इस बिजनेस में, बट उसके बाद क्लियरली जो हमने फाउंडेशन ले कर रहे हैं, हमने जो केपेक्स किया है, हमने जो न्यू कैटेगरीज में आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा H2 से इस फाइनेंशियल ईयर के। ओके, ये भी एक चीज बताइए, और टीवी डिमांड कैसी रहेगी, वो कैसे ट्रांसलेट करने वाला है आपके लिए? सी टीवी डिमांड ओवरऑल मैं कहूँगा थोड़ी वीक ही है, मार्केट नहीं ग्रो कर रही, बट हम लोग एज अ कंपनी हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे, डिज़ाइनिंग पे, और नई कैटेगरीज में आ रहे हैं, जैसे IFPDs में आ रहे हैं, और अब ऑटोमोटिव डिस्प्लेज हम लोग काफ़ी सीरियसली देख रहे हैं, और इंडस्ट्रियल डिस्प्लेज देख रहे हैं। तो ये सब हाई मार्जिन हाई रियलाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं, बट टीवी मार्केट का थोड़ा डेफिनेटली, क्योंकि हमने एक लार्ज मार्केट शेयर ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है और मार्केट नहीं ग्रो कर रही, तो हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा वो एक लिमिटेड रहेगा, बट मार्जिन एक्सपेंशन बिकॉज ये अदर कैटेगरीज में हम लोग आ रहे हैं, और प्लस बैकवर्ड इंटीग्रेशन और ODM से मार्जिन एक्सपेंशन थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। आपने इनफैक्ट ये शेयर किया है एक्सचेंजेस के साथ और पहले कमेंट्री में भी कि आप एक बड़े दरअसल लार्ज ब्रांड को ऑन बोर्ड करने वाले हैं, कुछ डिटेल्स दे पाएंगे? वो क्या फाइनल हो चुका है? वो अनदर 2-3 महीने में फाइनल हो जाएगा, तो H2 से हमें लगता है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगा। ओके। अभी मैं इसके अलावा कुछ बता नहीं सकता जब तक वो एग्रीमेंट क्लोज नहीं होता। और नोकिया के साथ हाल ही में जो आपने करार किया है, वो कितना एड करने वाला है बिजनेस ग्रोथ में? वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। सो नोकिया बहुत बड़ा ODM पार्टनर है एयरटेल के जिपॉन प्रोडक्ट्स के लिए एंड FWAs के लिए, एंड हमारी उसके साथ पार्टनरशिप हुई है जहाँ पे वो हमारा डिज़ाइन पार्टनर होगा, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर होंगे, और हम एयरटेल के लिए बनाएंगे। तो हमारे पास बहुत बड़ी ऑर्डर बुक आ गई एयरटेल की, और हमें लगता है टेलीकॉम बिजनेस जो कि लास्ट ईयर 700 करोड़ के आसपास था, इस साल उसमें 2.5 टाइम्स की डेफिनेटली ग्रोथ हो सकती है। ओके, तो 2.5 टाइम्स की ग्रोथ टेलीकॉम बिजनेस में होने के आसार, और ऑफ कोर्स मोबाइल को लेकर आउटलुक बहुत पॉजिटिव। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ गुप्ता, एंड गुड लक फॉर FY25। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये फिलहाल आपने बात सुनी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 9100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। समित, टेक्निकली एनालाइज करना चाहेंगे डिक्सन को इस समय? देखिए, अगर डिक्सन की बात करें तो ये स्टॉक लगातार एक जो उसके हाईज है वो बनाते जा रहा है, न्यू हाईज, और अगर लास्ट हम 5 से 6 महीने की प्राइस एक्शन देखें तो स्टॉक ने एक मैसिव रैली ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो यहाँ से अनचार्टेड टेरिटरी में है। ये देखना इंपॉर्टेंट है कि ये रैली ऐसे ही कंटिन्यू, क्योंकि वॉल्यूम्स तो हर एक रैली में इसमें पिकअप होते जा रहे हैं। तो अगर थोड़ा मीडियम टर्म व्यू पकड़े तो हम सरप्राइज नहीं होंगे अगर ये स्टॉक 5 डिजिट में भी चला जाए। तो ओवरऑल इसमें बायस पॉजिटिव होना चाहिए। हालांकि थोड़ा एक डिसेंट प्राइस करेक्शन या टाइम वाइज करेक्शन के लिए वेट करना अगर आपको इसमें फ्रेश एंट्री करनी हो तो, बट जिनके पास है उनको तो डेफिनेटली ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। तो बने रहिए, और लेना चाहते थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार कीजिए। 9100 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है। चलिए फटाफट से अब एक रिकैप करते हैं हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए हैं। समित ने NBCC जोड़ा, 156 का टारगेट, 144 स्टॉप लॉस। APL अपोलो ट्यूब तेजी वाला ट्रेड, 1822 टारगेट, 1660 स्टॉप लॉस, और हुडको 269 टारगेट, 246 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स के लिहाज से NBCC इनको 1% जोड़कर दे रहा है, हुडको 2.5% तक के रिटर्न इनके लिए कमा रहा है, तो वे इनका स्टार परफॉर्मर हुआ। रूपक के पोर्टफोलियो में तीनों आपको PSUs ही दिखेंगे। इरकॉन 330 टारगेट, 279 स्टॉप लॉस। SJVN 156 टारगेट, 137 स्टॉप लॉस। NHPC 117 टारगेट, 93 स्टॉप लॉस है। तीनों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन NHPC का 2.3% एंड 1.43% के रिटर्न्स SJVN कमा कर दे रहा है। अब आते हैं वीरल के पोर्टफोलियो पर, तो दो दिग्गज, एक है अदानी पोर्ट 1520 टारगेट, 1280 स्टॉप लॉस, फिर टाटा स्टील 195 टारगेट, 164 स्टॉप लॉस, और मिड कैप IT में कोफोर्ज 5100 का टारगेट, 4650 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स कहाँ बन रहे हैं सबसे ज्यादा? तो टाटा स्टील और अदानी पोर्ट इवन स्टीवन है, हल्का सा यहाँ पर योगदान आता हुआ। अब रिटर्न्स की स्थिति आई थिंक रूपक के फेवर में जा रही होगी, लेकिन कांटे की टक्कर है। देख लेते मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है। हाँ, है तो कांटे की टक्कर। 4.3% के रिटर्न्स रूपक के एंड 4.09% के रिटर्न्स है
समित के वीरल हल्के से नेगेटिव में इस समय। गुड लक टू यू जेंटलमैन, पूरे हफ्ते शानदार ट्रेड्स आप देंगे उसका पूरा भरोसा है। जब भी कोई बदलाव होगा उसका एक अपडेट हमारे जानकार जब भी शेयर करेंगे वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम लेकर आएंगे और ऑफ कोर्स 1 बजे मिड कैप मंत्र में भी आपको दिखाएंगे ज़रूर। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।